सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक सुबेंदु पे। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आप चाहोगे कि कंप्लीट गेम हो और एक बहुत अच्छा मैच आपको देखने को मिले, बट बरसात ने उस पर पानी फेर दिया। कल अगर आप देखो जो पहले कल में मैच था उसमें देखो मैच जो कि वो ड्रॉ हो गया है। इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग चुन लिया। बीच में अगर आप देखो दो तीन बार एक तरह से ब्रेक भी हुए, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की जो फर्स्ट इनिंग्स थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो जब बरसात स्टार्ट है उसके बाद एक तरह से रुकने का नाम ही नहीं लिया, और उसके बाद एक तरह से जो मैच है वो एक तरह से रिज्यूम नहीं हो पाया, और जिसके चलते पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो एक तरह से वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाई। और अनफॉर्चुनेटली फिर अगर आप देखो दोनों टीमों को एक तरह से ड्रॉ के साथ सेटल इन करना पड़ा। दोनों टीमों ने पॉइंट शेयर किए। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो कि है पहली टीम बन गई है जिसने सुपर 4 में एंट्री कर ली है दोनों ही ग्रुप में से। अब इंडिया को एक पॉइंट ज़रूर मिला है, लेकिन अब उनको नेपाल के अगेंस्ट जो मैच है उसको जीतना पड़ेगा अगर उनको क्वालिफाई करना है, या फिर वो मैच भी ड्रॉ होता है क्योंकि वहाँ पे भी चांसेस है बरसात के, तो वहाँ पे इंडियन टीम जो कि सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए जो इतने दिनों से माहौल बन रहा था इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि अक्सर मैचेस होते नहीं है यहीं पर, आप देखो आईसीसी इवेंट्स आईसीसी का जो भी एशिया कप है वहीं पे एक तरह से खेलते हैं आपस में। तो ऐसे में काफ़ी जो फैंस थे इंडिया के पाकिस्तान के वो एक्साइटेड थे कि दोनों टीमों को एक तरह से खेलते हुए देखेंगे, और ओडीआई क्रिकेट मैच 4 साल बाद एक तरह से खेल रहे हैं 2019 के बाद, तो एक्साइटमेंट की लेवल बहुत हाई थी। लेकिन उसमें अगर आप देखो रेन ने एक तरह से बहुत ज़्यादा मज़ा जो कि वो किरकिरा कर दिया। खैर जो भी एक तरह से वहाँ पर मैच रहा और जो कि एक तरह से आउटकम निकल के आया उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसा कि पिछले दिन पता था कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी टीम अनाउंस कर दिया था एक दिन पहले ही, और इंडियन टीम ने भी जब टॉस में टीम अनाउंस की उसमें देखो आई थिंक जो मैंने आपको ऑलमोस्ट टीम बताई थी उसी के हिसाब से ही खेली। ईशान किशन खेल गई क्योंकि केएल राहुल अभी भी अवेलेबल नहीं है, अभी उन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया है। दूसरी तरफ जो नंबर 8 का स्लॉट था वहीं पे मैंने डिस्कस भी किया था कि डिबेट होगा। इंडियन टीम हो सकता है वहाँ पे शमी को ना खिला के शार्दुल या अक्षर के साथ जाए, और क्योंकि कल ओवरकास्ट कंडीशन था तेज गेंदबाज के लिए मदद था, उसी वजह से देखो कि वो एक्स्ट्रा सीमर के साथ गए, यानी कि शार्दुल ठाकुर के साथ गए। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी, अगर बरसात के वहाँ पे एक तरह से चांसेस रहते हैं तो फिर डकवर्थ लुइस मेथड जो कि वो एक तरह से प्ले में आ सकता है। तो ऐसे में टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना ही प्रेफर करती है, बट शायद रोहित शर्मा को लगा होगा कि अगर बरसात होती है उतना बैटिंग प्रैक्टिस जो कि उनकी टीम को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह से ज़रूरी है। क्योंकि पिछले टाइम में अगर आप देखो तो ये जो बैटर से इकट्ठा उन्होंने खेला नहीं है इतना ओडीआई मैचेस, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ दिमाग में होगी। साथ ही क्योंकि उनको पता ही है कि नेपाल का अगेंस्ट जो मैच है उनके लिए थोड़ा सा ईजियर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत ही एक तरह से अनहोनी हो जाए और वहाँ पे इंडियन टीम मैच हार जाएगी, तो उनको पता था कि ये जो मैच है उतना एक तरह से प्रेशर मैच नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने यही सोचा होगा कि थोड़ा सा टीम को एक तरीके से मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, सामने क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है, तो ऐसे में वो टेस्ट होंगे। तो हो सकता है उस वजह से एक तरीके से उन्होंने टॉस पे एक तरह से पहले बैटिंग चुना, हालांकि उसको लेके काफ़ी एक तरह से उनकी आलोचना भी हुई है, बट मुझे लगता है कि उतना वहाँ पे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड हम सब चाहते हैं इंडियन टीम बेहतर करे, और अगर वो टेस्ट हुए हैं कल तो उससे एक तरह से अच्छा चीज़ ही निकल के आया है। खैर मैच स्टार्ट होता है और थोड़ा सा एक तरह से नर्वस मोमेंट होता है, क्योंकि शाहीन अफरीदी एक बार फिर से रोहित शर्मा को बॉल डाल रहे थे, शुभमन गिल सामने थे जो कि थोड़ा सा टेंटेटिव रहते हैं इनिशियली, और शाहीन से अफरीदी का कहीं ना कहीं एक तरह से जो एक तरह से डर रह गया है इंडियन बैटर्स के अंदर और इंडियन फैंस के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2021 में बॉल डाला था, आई थिंक क्वालिटी तो डेफिनेटली है, बट साथ ही इंडियन बैट्समैन का भी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं टेंशन दे रहा था। हालांकि अगर आप देखो पहले जो 3-4 ओवर रहे वहाँ पे थोड़े से एक तरह से इंडियन टीम एक तरह से सर्वाइव कर गई, अच्छी बॉलिंग हो रही थी, बट वहाँ पे एक तरह से दोनों ही बल्लेबाज गिल और रोहित ने एक तरह से संभाला सही तरीके से, विकेट नहीं गिरे थे। लेकिन वहाँ पर अब देखो बरसात आती है, बीच में गेम रुकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ब्रेक के बाद शाहीन शाह अफरीदी कम बैक करते हैं, अपना रिदम पकड़ते हैं, लेंथ और लाइन को बढ़िया तरीके से पकड़ते हैं और रोहित शर्मा को सेटअप करके आउट करते हैं, जो उनका इन स्विंगर जो कि अंदर आता है पढ़ने के बाद, उसी से एक तरह से रोहित शर्मा को बोल्ड करते हैं। उसके बाद अगर आप देखो विराट कोहली भी आते हैं, वो भी शहीन शाह अफरीदी के गेंद पे प्ले डाउन हो जाते हैं, तो भारत को आई थिंक बहुत कम समय के अंदर 2 बड़े झटके लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मैच यहाँ से गया, क्योंकि 2 बड़े सुपरस्टार आपके जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में अच्छा किया है वो दोनों ही फेल हो गए। अब सारा का सारा जो प्रेशर था आपके यंग बैटर्स पे आ गया, क्योंकि शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, इन्होंने इससे पहले पाकिस्तान को नहीं खेला था इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ एज लेवल क्रिकेट पे ज़रूर खेला होगा, बट इस लेवल पे इतने हाई प्रेशर गेम में शायद नहीं खेला था। हार्दिक पांड्या हालांकि नीचे थे जिनसे उम्मीद
लेकिन सबसे पहले आपको एक तरह से पार्टनरशिप करना था। लेकिन वहाँ पर आप देखो इंडियन टीम फेल रही। श्रेयस अय्यर कमबैक कर रहे थे काफ़ी देर के बाद इंजरी से, वो भी फेल रहे। उनकी जो एक तरह से शॉर्ट बॉल पे एक तरह से परेशानी होती है, पुल शॉट खेलते हुए, हुक मारते हुए, वहाँ पे वो आउट हुए। हालांकि उतना वहाँ पे आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे क्योंकि कमबैक कर रहे थे और शॉट भी अच्छी खेली थी, बट वो सीधे फील्डर के हाथ में गई थी। थोड़ा सा इधर उधर होता वो चौका ही होता। शुभमन गिल अगर आप देखो पूरी की पूरी वो एक तरीके से कंफ्यूज दिखे, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखे। मतलब ना पेड़ चल रहा था ना बल्ला चल रहा था, और बहुत ही निराशाजनक बैटिंग उनसे हुई है। और खासकर जिस तरह से इस आईपीएल के बाद उनका परफॉर्मेंस रहा है अक्रॉस फॉर्मेट, बहुत एक तरह से ख़राब रहा है। क्लियरली यार आप उनका पूरा का पूरा इनिंग्स देखो, जो 30-32 बॉल उन्होंने खेले उसमें टोटली अगर आप देखो वो एक तरीके से टेंटेटिव दिखे हैं, वो भी आउट हुए। लेकिन उसके बाद आया एक तरीके से एक बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप। ईशान किशन जो कि नंबर 4 पे आए थे, काफ़ी डाउट्स थे उनके ऊपर, उनकी जो टेक्निक को लेके, उनकी जो एबिलिटी को लेके कि मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन कर नहीं पाते। हार्दिक पांड्या भी अगर आप देखो रिसेंटली थोड़े से उनके रन्स भी नहीं आए हैं, लेकिन उन दोनों ने बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप किया, शतकीय पार्टनरशिप की, और दोनों ने ही बहुत अच्छे अच्छे राउंड खेले, और जिसके चलते टीम इंडिया ने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच पाया। हालांकि एक वक्त पे लग रहा था अगर दोनों खड़े रहते या उनमें से एक भी खड़ा रहता तो 300 का स्कोर जो कि वो भी इंडियन टीम अचीव कर लेती। लेकिन वही चीज़ देखो, जो क्वालिटी है पाकिस्तान के पास जो गेंदबाजी में, खासकर उनके तेज़ गेंदबाजी में, उसने एक तरह से काम किया। और डेथ ओवर्स में अगर आप देखो उन्होंने सेट बैट्समैन हार्दिक और ईशान किशन को आउट किया। उसके बाद जो इंडिया का टेल था उसको भी एक तरह से जल्दी से निपटा दिया, और इसके चलते अगर आप देखो हमारी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 266 पर ऑल आउट हो गए। हालांकि ये जो स्कोर है और भी कम हो सकता था, बट वहाँ पे अगर आप देखो पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी बहुत ही ख़राब थी, मतलब बहुत ही घटिया थी। जिस तरह से उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, तेज़ गेंदबाजों ने, उस हिसाब से आप देखो उनकी जो फील्डिंग थी बहुत ही एक तरह से लो क्वालिटी की थी। बहुत फंबल्स हो रहे थे, मिसफील्ड हो रहे थे, एक आधा कैच भी छूटा। और साथ ही एक और चीज़ भी देखने को मिली कि वो थी बाबर आजम की कैप्टनसी में थोड़ा सा ढीलापन देखने को मिला, क्योंकि एट वन स्टेज इंडिया वर 66 पर 4, और उस सिचुएशन पे कोई भी टीम होगी वो यही चाहेगी कि जितना जल्दी हो सके 120-30 पे इनको निपटा दे। बट वहाँ पर आप देखो बाबर ने गलती कर दी। जो उनके स्पिनर थे शादाब और नवाज, जो उतना इफेक्टिव दिख नहीं रहे थे, और साथ ही पिच से भी उतना मदद था नहीं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन पे और आप देखो तेज़ गेंदबाज को मदद मिल रही थी। उनके पास कोई चौथा सीमर भी नहीं था, और उसी का चलते वहाँ पे देखो नवाज, शादाब उनसे एक तरह से कंटिन्यू करवाते रहे। इनफैक्ट आगा सलमान को भी ले आए बॉलिंग करने के लिए। और वहाँ पे देखो जो इंडियन बैटर्स थे हार्दिक और ईशान उस समय खेल रहे थे, स्पिन को अच्छा खेलते, और उन्होंने आराम से उनको खेला, बिना रिस्क लेते हुए आराम से सिंगल डबल चलाते रहे, बीच बीच में बड़े शॉट भी खेलते रहे। आई थिंक 5-5.5 रन पर ओवर, जो कि वो टोटली एक तरीके से स्कोर कार्ड जो कि वो मेंटेन रहा। और आई थिंक वहीं पे एक तरह से गलती कर बैठे, क्योंकि बीच में जो ऐसा फेस था जहाँ पे पार्टनरशिप बन रही थी वहाँ पे ज़रूरी था। इवन कमेंटेटर्स भी एक तरह से डिस्कशन कर रहे थे कि हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी को आप आई थिंक 2-2 ओवर के स्पेल के लिए भी ला सकते हो, जिससे कि एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होगा। इनफैक्ट अगर दोनों एंड से नहीं, एटलीस्ट एक एंड से लेके आओ, एक एंड से स्पिन कराओ। बट वहाँ पर आप कह सकते हो कि टोटली जो एक तरीके से बाबर ने अलाउ कर दिया इंडियन बैटर्स को, हार्दिक और ईशान को, कि वो जो कि गेम को एक तरह से चला के ले जाएं और फिर डेथ ओवर्स में पिटाई कर दें। वो तो अच्छा हुआ कि जब डेथ में हारिस, नसीम, शाहीन आए तो उन्होंने वहाँ पे भी अच्छा किया। पहले हारिस राफ ने ईशान किशन को आउट किया, और फिर शाहीन ने आके हार्दिक को आउट किया, और उसी के चलते अगर आप देखो जो स्कोर है उसमें 20-30 रन का फ़र्क पड़ गया। पाकिस्तान ने मैच के स्टार्ट में, और आप देखो मोमेंटम गेन किया, बट मिडिल ओवर्स में उसको एक तरह से जाने दिया। लेकिन टूवर्ड्स द एंड अगेन उन्होंने एक तरह से मोमेंटम को रिकैप्चर कर लिया था, बट बरसात की वजह से उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि 266 उतना आसान भी नहीं होता पाकिस्तान के लिए, कंसिडरिंग कि इंडिया के पास क्वालिटी गेंदबाजी थी, और पाकिस्तान की जो बैटिंग रही है रिसेंट टाइम्स में, और आप देखो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने स्ट्रगल किया है। और जो वहाँ पे कंडीशन थे, बुमराह, सिराज, शार्दुल, इवन हार्दिक चौथे सीमर है, वो वहाँ पे एक तरह से बहुत इफेक्टिव रहते हैं। इवन जो हमारे पास स्पिन की क्वालिटी है वो भी एक तरह से बेहतर है आज कंपेयर टू पाकिस्तान। कुलदीप यादव बहुत ज़्यादा एक तरह से उनके लिए थ्रेटनिंग हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया की जो इनिंग्स ब्रेक थी उसके बाद एक तरह से गेम पॉसिबल नहीं हो सका। तो खैर अगर आप देखो इंडिया ने सिर्फ बैटिंग किया है, तो उनके स्कोर कार्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा 11 रन ने 22 बॉलों में, शुरुआत टेंटेटिव लग रहे थे, 1-2 चौके भी मारे थे, बट आई थिंक जो बारिश के बाद एक तरह से रिज्यूम हुआ गेम, वहाँ पे वो कम्प्लीटली एक तरह से चकमा खा गए शाहीन अफरीदी के द्वारा। शुभमन गिल 32 बॉल में 10 रन है, वो तो एक तरह से बॉल को एक तरह से ढूंढते रह गए। विराट कोहली 7 बॉल में 4 रन है, एक ज़बरदस्त ड्राइव आके मारा, चौका मारा, लगा कि विराट कोहली एक बार फिर से तैयार है पाकिस्तान के साथ एक तरीके से अपना जो एक तरह से गेम वो दिखाने के लिए। बट वो भी एक तरीके से आउटसाइड द ऑफ बॉल पे अब देखो प्ले डाउन हो गए।
श्रेयस अय्यर थोड़ी देर के लिए उनकी बैटिंग रही। 9 बॉल में 14 रन है, 2 चौके मारे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखे, अटैकिंग भी दिखे। बट जैसा कि कहा, एक बहुत अच्छा शॉट खेला बट उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा फील्डर के हाथ में ही मार दे। और इसके बाद अगर आप देखो, वहाँ पे दोनों ही बैटर्स थे, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। ईशान किशन 82 फ्रॉम 81 और हार्दिक ने 90 बॉल में 87 रन किए हैं। दोनों ने एक तरह से कहेंगे वेल डिजर्व सेंचुरी, जो कि वो एक तरह से मिस कर दी, बट टीम को एटलीस्ट वहाँ पे पहुँचा दिया था जहाँ पे एक तरह से फाइट हो सके। बहुत अच्छी बैटिंग दोनों की तरफ से ही थी, खासकर ईशान की तरफ से, क्योंकि हार्दिक ने फिर भी अगर आप देखो पास में इंडिया पाकिस्तान गेम में या करंट सिचुएशन में किए हुए हैं, बट ईशान किशन को शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से वो कुछ कर जाएंगे, बट उन्होंने करके दिखा दिया है। हालांकि नीचे से आप थोड़ा सा और बेहतर उम्मीद कर रहे थे, बट रविंद्र जडेजा 14 रन है 22 बॉलों में और शार्दुल ठाकुर 3 रन है 3 बॉलों में, दोनों ने एक तरह से निराश किया। कुलदीप यादव 4 रन है 13 बॉलों में और नीचे से अगर आप देखो जसप्रीत बुमराह के 16 रन आए हैं, बहुत ही वैल्यूबल रन है। 20 एक्स्ट्रास भी गिरे हैं, जिसके चलते ये जो स्कोर था वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक इंडिया ने पहुंचा दिया था, एक फाइटिंग टोटल भी एक तरह से बन गया था। जहाँ तक बॉलिंग की बात करें, प्रीवियसली हमने चर्चे भी किए थे पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप थे और इनफैक्ट और सिर्फ अगर पेस डिपार्टमेंट देखोगे तो शायद नंबर 1 पेस अटैक है इस समय। उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, चाहे शहीनशाह अफरीदी हो या फिर नसीम शाह हो या फिर उसके बाद हारिस रऊफ हो, तीनों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है और तीनों ने ही मिलकर 10 विकेट निकाले हैं टीम इंडिया के। शाहीन 10 ओवर में 35 रन देके 4 विकेट निकाले हैं, जहाँ पे 2 मेडन उन्होंने डाले हैं। नसीम शाह ने भी अगर आप देखो 3 विकेट निकाले हैं 8.5 ओवर में और हारिस रऊफ ने भी 9 ओवर में 58 रन देके 3 आउट किए हैं। बाकी जो उनके स्पिनर्स थे, शादाब, नवाज, इवन जो पार्ट टाइमर थे आगा सलमान, वो थोड़े से इनइफेक्टिव दिखे। इंडियन टीम ने अगर आप देखो उनको एक तरीके से आराम से खेल लिया और आई थिंक स्पिनर ही एक तरह से रीज़न थे जिसके चलते अगर आप देखो पाकिस्तान ने जो प्रेशर बिल्ड किया था वो एक तरीके से इंडिया ने एक तरीके से शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि अगर आप देखो उस फेज़ में जैसा कि कहा कि बाबर ने पेसर्स को यूटिलाइज ही नहीं किया और स्पिनर ने जो भी एक तरह से गेंदबाजी की बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी दिखे। और उसके बाद अगर देखो पाकिस्तान को सुपर 4 में डायरेक्ट खेलना है, इंडिया का एक और मैच बचा हुआ है नेपाल के साथ, होपफुली वहाँ पे जीत जाएंगे। अगर बरसात होती है, ड्रॉ हो जाती है, तब भी इंडिया सुपर 4 में पहुँचेंगे और आई थिंक 10 तारीख को इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से भिड़ सकते हैं, बट इस बार कोलंबो में मैच होगा। जो ये मैच का हाल रहा, आई थिंक दोनों ही टीमें थोड़ा सा ये सोच रही होंगी हमारे पास चांस था, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं था और यहाँ पे वो रन चेस कर सकते थे। खासकर जिस तरह से पिछले मैच में चाहे बाबर हो, इफ्तिकार हो या फिर रिजवान ने बैटिंग किया था, तो डेफिनेटली वो होपफुल होते कि हम 266 चेज कर जाते। दूसरी तरफ इंडियन टीम भी ये सोच सकती थी कि हमने एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया है, हमारे पास भी क्वालिटी गेंदबाज हैं, थोड़ा सा कंडीशन जो कि हमारे फेवर में है, तो वहाँ पे हम एक तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हम यहाँ से मैच निकाल सकते हैं। बट एट द एंड दोनों ने पॉइंट शेयर किया है और आगे अगर आप देखो यहाँ से आई थिंक इंडियन टीम जो कि वो ज़्यादा एक तरह से सवाल लेके जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का पता है पहले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी थी, गेंदबाजी दोनों ही मैचेस में अच्छी हुई है। अगर स्पिनर्स ने थोड़ा सा और बेहतर किया तो आई थिंक उनके लिए और अच्छा होगा, या फिर अगर वो कोशिश करें तो चौथा सीमर भी एक तरह से ऐड कर सकते हैं अपने टीम में, मे बी फ़हीम अशरफ या वसीम जूनियर को ऐड कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ नवाज़। बट फॉर इंडियन टीम आई थिंक जब भी वो एक तरह से नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे, अगेन वही चीज़ होगी कि पेसर के अगेंस्ट इनिशियल अगर आप देखो वो थ्रेट रहेगा और कहीं ना कहीं आप रोहित शर्मा, विराट कोहली देखोगे कि थोड़ा सा वो ज़रूर कहीं ना कहीं प्रेशर में होंगे। बट वही है कि इंडियन टीम ज़रूर चाहेगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी खेलते हैं इंडियन टीम बेहतर प्रिपेयर होकर आए और जो पाकिस्तान के पेसर है उनको एक तरह से सही तरह से काउंटर करे। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अपना जो राय है, फीडबैक है, जो भी आप एक तरह से सोच रहे हो इंडिया पाकिस्तान को लेके, वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।